इंसान ने जब से रात के आसमान को देखा है, एक साथी हमेशा उसके साथ रहा है, चांद। शांत, स्थिर और हमेशा मौजूद। यह हमारी कहानियों का सितारा है, हमारी ज्वार भाटा, टाइड्स का नियंत्रक है, और पृथ्वी के बाहर वह पहली दुनिया है जहां इंसानों ने कदम रखा। हमने इसके पहाड़ों का मानचित्र, मैप बनाया है, इसके गड्ढों, क्रेटर्स का चार्ट बनाया है, और इसके टुकड़े घर भी लाए हैं। फिर भी सदियों से हम केवल इसकी सतह ही खंगाल रहे हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि चांद का सबसे गहरा रहस्य उसकी सतह पर नहीं, बल्कि उसके अंदरूनी कोर में छुपा है। दशकों से वैज्ञानिक एक गहरा सवाल पूछ रहे हैं, चांद के भीतर क्या है। इन्फिनिट आर्काइव में हम इतिहास, विज्ञान और खोज को मिलाकर ऐसे रहस्यों में गहराई से उतरते हैं ताकि अपने ब्रह्मांड के छिपे हुए सच को उजागर किया जा सके। आज हम आपको चांद के धूल भरे मैदानों से लेकर उसके कोर तक की यात्रा पर ले जाएंगे। दशकों की रिसर्च, अपोलो मिशन के डेटा और मॉडर्न डिस्कवरीज को एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे खगोलीय पड़ोसी के बारे में हमारी सारी जानकारी को फिर से लिख रही हैं। जब से हम इंसान बने हैं, चांद हमेशा हमारे साथ रहा है, चुपचाप हमारे ऊपर टंगा हुआ, हमारी रातों को आकार देता, हमारे मिथों को मार्गदर्शन देता और समय की लय को चिह्नित करता। इससे बहुत पहले कि हम ऑर्बिट्स, ग्रेविटी या जियोलॉजी को समझते, हम उस चमकती हुई डिस्क को देखते और उसकी मौजूदगी को समझाने के लिए कहानियां गढ़ते थे। वह एक देवता था, एक देवी थी, एक संरक्षक आत्मा थी और पुनर्जन्म तथा परिवर्तन का प्रतीक था। किसान उसके साइकिल्स के अनुसार फसल उगाते थे, कवि उसकी चांदी जैसी रोशनी से प्रेरित होते थे और प्रेमी उसकी चमक में अमर वचन लेते थे। चांद सिर्फ एक और खगोलीय पिंड नहीं है, यह इंसान की जिज्ञासा और कल्पना का आईना है। यह हमारे महासागरों को आकर्षित करता है, ज्वार भाटा, टाइड्स का निर्माण करता है, जो तटरेखाओं को आकार देते हैं, और शायद पृथ्वी के क्लाइमेट को स्थिर रखने में भी भूमिका निभाता है ताकि जीवन फल फूल सके। यह कॉस्मोस की महान यात्रा में हमारा साथी है, अरबों सालों से पृथ्वी के साथ गुरुत्वाकर्षणीय नृत्य, ग्रेविटेशनल डांस में बंधा हुआ। फिर भी सदियों से हमने इसकी प्रशंसा की है। जितने भी गड्ढे, क्रेटर्स हमने मैप किए और पहाड़ों के नाम रखे, चांद के बारे में हमारा ज्ञान लंबे समय तक केवल सतही ही रहा। हम इसकी सतह को जानते थे, हम इसकी विशेषताओं का पता लगा सकते थे, लेकिन इसके नीचे क्या था? क्या चांद सिर्फ एक मृत ठोस चट्टान था, या इसके भीतर एक आंतरिक जीवन था, एक छिपा हुआ इतिहास जो गहराई में लिखा हुआ था? यह सीधा सा सवाल, चांद के अंदर क्या है, केवल लूनर जियोलॉजी के बारे में नहीं है। यह शुरुआती सोलर सिस्टम के रहस्यों को उजागर करने, पृथ्वी की हिंसक उत्पत्ति का पता लगाने और शायद ऐसे रिसोर्सेज की खोज करने के बारे में है जो हमारे होम प्लैनेट से परे मानव सभ्यता के भविष्य को आकार दे सकते हैं। यह दशकों लंबी खोज की कहानी है, जिसने हमें गैलीलियो की पहली दूरबीन टेलीस्कोप वाली झलक से लेकर अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के साहसी कदमों तक पहुंचाया है, उन साइस्मोमीटरों तक जिन्होंने चांद के भूकंपों को सुना, और उन ऑर्बिटर्स तक जो इसकी ग्रेविटी फील्ड को अविश्वसनीय सटीकता, अनइमेजिनेबल प्रिसिजन के साथ मैप कर रहे हैं। यह एक ऐसी कहानी है जहां साइंस और मिथक आपस में गुंथे हुए हैं, जहां राष्ट्र प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और सहयोग भी करते हैं, और जहां चांद के बारे में हर खोज अंततः हमें अपने बारे में और अधिक सिखाती है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करें, सिर्फ उन गड्ढों, क्रेटर्स और मैरिया तक नहीं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि उससे भी गहराई में अपने सबसे करीबी पड़ोसी के कोर तक। रॉकेट्स से बहुत पहले, मॉडर्न साइंस से भी बहुत पहले, चांद इंसानी सोच के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। मेसोपोटामिया से लेकर भारत तक और ग्रीस से लेकर चाइना तक हर प्राचीन सभ्यता ने चांद के इर्द गिर्द अपने मिथक रचे। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी में चंद्र, जो चंद्र देवता हैं, समय और इमोशंस का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका बढ़ना और घटना जीवन और मृत्यु का रूपक माना जाता था। यूनानी पौराणिक कथाओं में चांद को सेलीन कहा गया, जो अपनी सिल्वर रथ में आकाश को पार करती थी। चाइनीज लोग चांगे की कहानियां सुनाते थे, वह देवी जो चांद पर निवास करती है। एजेटेक सभ्यता के लिए चांद अंधकार और संघर्ष का प्रतीक था, जो हमेशा सूर्य के साथ युद्धरत रहता था। ये मिथ केवल कहानियां नहीं थे, ये मानवता के पहले प्रयास थे उस खगोलीय लय को समझाने के जो ज्वार भाटे, टाइड्स, फसलों और पंचांग कैलेंडर को नियंत्रित करता था। एक तरह से चांद के मिस्ट्रीज हमेशा जीवन निर्वाह और अर्थ से जुड़े रहे हैं, लेकिन जब गैलीलियो ने 1609 में अपनी दूरबीन टेलीस्कोप चांद की ओर मोड़ी, तब एक नया युग शुरू हुआ। एंशिएंट फिलोसोफर्स
द्वारा कल्पित वह परिपूर्ण चमकदार गोला असल में टूटा फूटा, ऊबड़ खाबड़ और पर्वतों तथा घाटियों से भरा हुआ निकला। यीशु ने अरस्तु के स्वर्गीय पूर्णता के विचार को तोड़ दिया और चांद को उन दुनियाओं के दायरे में ले आया जिन्हें वास्तविक भौतिक स्थान की तरह अध्ययन, मापन और शायद भेंट विजिट किया जा सकता था। हालांकि सदियों तक धारणा यही रही, चांद एक साधारण मृत चट्टान है। पृथ्वी के विपरीत, जहां बेचैन ज्वालामुखी और बदलते महाद्वीप हैं, चांद समय में स्थिर प्रतीत होता था। उसका चेहरा केवल टक्करों के निशानों से भरा हुआ। साइंटिस्ट्स ने इसे सोलर सिस्टम का फॉसिल बताया और ग्रहों के इतिहास की शुरुआत का एक म्यूजियम टुकड़ा कहा। लेकिन सवाल उठने लगे, विशाल अंधेरे मैदान मैरिया ज्यादातर पास की सतह पर ही क्यों केंद्रित थे, जबकि दूर की सतह कहीं ज्यादा ऊबड़ खाबड़ थी? चांद की घनत्व पृथ्वी से इतनी कम क्यों लगती थी? क्या यह वास्तव में सिर्फ एक छोटा पृथ्वी था या इसकी कहानी कुछ और अजीब थी? चांद ने अपने सीक्रेट्स को कसकर थामे रखा था और 20वीं सदी के मध्य तक हमारे पास उसकी सतह से आगे जांच करने का कोई तरीका नहीं था। टर्निंग पॉइंट स्पेस एज के साथ आया, जब इंसान पहली बार किसी अन्य दुनिया पर कदम रखेंगे। जब अपोलो एस्ट्रोनॉट्स 1968 और 1978 के बीच चांद पर उतरे तो उन्होंने केवल अपने पैरों के निशान और झंडे ही नहीं छोड़े, उन्होंने चांद को एक लैब में बदल दिया। उन्होंने चट्टानों को इकट्ठा किया, 380 किलो से अधिक। उन्होंने रेगोलिथ में ड्रिल किया, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने साइस्मोमीटर्स स्थापित किए। उन साइस्मोमीटर्स ने सब कुछ बदल दिया। पृथ्वी पर साइस्मोलॉजी से ही हमें अपने प्लैनेट की लेयर्ड स्ट्रक्चर का पता चला, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर। क्या यही टेक्निक चांद पर भी काम कर सकती थी? जवाब हैरान करने वाला था। जब मिशन कंट्रोलर्स ने जानबूझकर अपोलो रॉकेट के स्टेजेस को चांद से टकराया तो सेस्मोमीटर्स ने उनकी गूंज एको रिकॉर्ड कर ली। पृथ्वी के विपरीत, जहां सेस्मिक वेव्स पानी और टूटे फटे क्रस्ट में दब जाती है, चांद एक घंटी की तरह गूंजता रहा। वाइब्रेशंस घंटों तक चलते रहे। इससे पता चला कि चांद पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक सूखा और कठोर था और उसमें ऊर्जा को अब्जॉर्ब या फैलाने की प्रक्रियाएं बहुत कम थीं। अगले 8 वर्षों में हजारों मूनक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए। कुछ गहरे थे, जिन्हें पृथ्वी की ज्वारीय ताकत टाइडल पुल ने ट्रिगर किया था। कुछ उथले थे और आश्चर्यजनक रूप से मजबूत भी। हर एक मूनक्वेक एक तरह की एक्स-रे की तरह था, जिससे साइंटिस्ट्स को चांद के इंटीरियर हिस्से का मानचित्र मैप बनाने में मदद मिली। अपोलो रॉक्स की रासायनिक संरचना के साथ, जो पुराने वैश्विक लावा महासागर का संकेत देती थी, वैज्ञानिकों ने पहला लेयर्ड मॉडल तैयार किया। एनॉर्थोसाइट की क्रस्ट, घने खनिजों, डेंस मिनरल्स वाला मैंटल और शायद आंतरिक हिस्से में एक छोटा मेटालिक कोर। लेकिन अपोलो का डेटा इनकम्प्लीट था। सभी साइस्मोमीटर केवल पास की सतह पर थे और रेजोल्यूशन कम था। क्या चांद का कोर तरल, लिक्विड था, सॉलिड था या दोनों का मिश्रण? कई दशकों तक यह सवाल अनसुलझा रहा। अपोलो मिशन ने रास्ता तो खोला था, लेकिन पूरी सच्चाई दशकों बाद ही सामने आई। अपोलो मिशन ने चांद की गहराई से पहली सिस्मिक फुसफुसाहट रिकॉर्ड की थी, लेकिन 1990 और 2000 के दशकों तक टेक्नोलॉजी ने हमें क्लियर पिक्चर नहीं दिया। यूएस लूनर प्रोस्पेक्टर 1998, जापान का कागुया 2007, भारत का चंद्रयान वेट 2008, चीन की चांगे सीरीज 2007 से आगे और नासा का ग्रेल मिशन 2012 ने चांद को सोलर सिस्टम की मोस्ट स्टडीड वर्ल्ड्स में से एक बना दिया। इन सभी मिशनों में नए टूल्स शामिल थे। केवल खुदाई और सुनने के बजाय उन्होंने ऑर्बिट से ग्रेविटी, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म और रेडार का उपयोग करके मैपिंग किया, और जो उन्होंने पाया उसने हमारी समझ को नाटकीय रूप से बदल दिया। खास तौर पर जुड़वां ट्विन ग्रेल स्पेसक्राफ्ट टाइट फॉर्मेशन में उड़े और उन्होंने चांद के गुरुत्वाकर्षण लूनर ग्रेविटी में सूक्ष्म टाइनी बदलावों को मापा। पहाड़ों, बेसिनों और छिपी हुई संरचनाओं से गुजरते समय उनकी दूरी कैसे बदलती है, इसका ट्रैक करके उन्होंने चांद के इंटीरियर पार्ट का एक उच्च रिजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन मानचित्र बनाया। रिजल्ट्स ने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं अधिक जटिल थी। क्रस्ट के नीचे साइंटिस्ट्स को विशाल एंशिएंट बेसिन्स के सबूत मिले जो लो डेंसिटी मटेरियल से भरे थे, अरबों साल पहले हुए बड़े टक्कर इम्पैक्ट्स के निशान। उन्होंने पाया कि चांद की क्रस्ट
अपेक्षा से पतली थी, औसतन केवल 34 to 44 किलोमीटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने चांद के कोर की मौजूदगी की कॉन्फर्म की। लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा, आंशिक रूप से पिघला हुआ और आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टान की एक सीमा परत से घिरा हुआ। यह खोज कि चांद का कोर पूरी तरह सॉलिड नहीं है, इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि चांद ने कभी पृथ्वी की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था। प्राचीन चांदी जैसी चट्टानें इसकी पुष्टि करती हैं। उनमें उस समय के मैग्नेटाइजेशन के निशान हैं जब चांद का डायनामो एक्टिव था। लेकिन आज चांद का चुंबकीय क्षेत्र वीक और असमान है, जिससे पता चलता है कि डायनामो बहुत पहले बंद हो गया था। क्यों? क्या चांद बहुत जल्दी ठंडा हो गया या उसके कोर को बड़े टकरावों ने अस्त व्यस्त कर दिया? भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने एक और आयाम डिमेंशन जोड़ा, पानी। नासा के एक ऑनबोर्ड उपकरण का उपयोग करके ईसू ने चांद की मिट्टी लूनर सॉइल में हाइड्रोक्सिल अणुओं के संकेत साइंस का पता लगाया। बाद में नासा के एलसीरॉस मिशन ने एक क्रेटर में एक प्रोब गिराया और ध्रुवों पोल्स के पास स्थायी छाया में छिपी हुई पानी की बर्फ वाटर आइस की पुष्टि कंफर्म्ड की। अचानक चांद केवल एक वैज्ञानिक अवशेष नहीं रह गया, यह भविष्य के अन्वेषकों फ्यूचर एक्सप्लोरर्स के लिए एक संभावित संसाधन आधार बन गया। और इससे नए सवाल उठे, क्या चांद से पानी और हीलियम 3 का खनन कभी मानव सभ्यता को ऊर्जा प्रदान कर सकता है? इस तरह चांद के अंदर क्या है, इसे समझने की खोज अब केवल विज्ञान साइंस तक सीमित नहीं रही। ये मानवता के भविष्य, फ्यूचर, अस्तित्व, सर्वाइवल, ऊर्जा, एनर्जी और पृथ्वी से परे विस्तार, एक्सपेंशन से जुड़ गई। चांद के इंटीरियर पार्ट को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले एक गहरा सवाल पूछना होगा, चांद कैसे बना? इसका उत्तर सब कुछ बताता है, उसकी लेयर्स, उसकी केमिस्ट्री और उसके मिस्ट्रीज। सदियों तक 3 मुख्य विचार आपस में कंपीट करते रहे। एक विखंडन सिद्धांत फिशन थ्योरी था, जिसमें कहा गया कि जब हमारा ग्रह पिघला हुआ था तब चांद पृथ्वी से अलग हो गया और पीछे प्रशांत महासागर का बेसिन छोड़ गया। दूसरा सिद्धांत था कैप्चर थ्योरी, जिसमें कहा गया कि चांद किसी और जगह बना था और बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिया गया। तीसरा था कोफॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी और चांद एक ही प्राचीन गैस और धूल से एक साथ बने थे। लेकिन इनमें से किसी ने भी सभी एविडेंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। फिर आया विशाल टक्कर सिद्धांत, जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। 1970 और 1980 के दशकों में वैज्ञानिकों ने बताया कि एक मंगल आकार की वस्तु, मार्स साइज्ड बॉडी, जिसे अक्सर थिया कहा जाता है, लगभग 4.5 अरब साल पहले प्रारंभिक पृथ्वी अर्ली अर्थ से टकराई। इस टक्कर ने बहुत सारी चट्टानों को वाष्पित वेपराइज कर दिया, जो एक डिस्क में जुड़ गई और उसी डिस्क से चांद का निर्माण हुआ। यह थ्योरी कई फीचर्स को एक्सप्लेन करता है। पृथ्वी की तुलना में चांद में आयरन कम है, क्योंकि टक्कर के दौरान अधिकांश आयरन पृथ्वी के कोर में समा गया। चांद के वाष्पशील तत्व पानी, कार्बन और अन्य जो टकराव की गर्मी में खो गए, फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। अपोलो रॉक्स दिखाते हैं कि पृथ्वी और चांद में ऑक्सीजन और अन्य एलिमेंट्स की आइसोटॉपिक कंपोजिशंस लगभग एक जैसी है। अगर चांद ज्यादातर थिया से बना था, तो क्या उसे केमिकली अलग नहीं दिखना चाहिए था? कुछ नए मॉडल्स बताते हैं कि इंपैक्ट इतना वायलेंट था कि थिया और पृथ्वी चांद बनने से पहले पूरी तरह से मिल गए थे, जिससे यह दोनों का बच्चा बन गया। दूसरे मॉडल्स और आगे बढ़ते हैं। कुछ बताते हैं कि एक जायंट इंपैक्ट नहीं, बल्कि कई छोटे इंपैक्ट्स हुए थे। दूसरे तर्क देते हैं कि चांद सीधे सिलिकेट वेपर के मोल्टन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, एक सिनेस्टिया से बना था। इन मॉडल्स पर अभी भी डिबेट चल रही है, लेकिन सभी इस बात से सहमत हैं, चांद का इंटीरियर ही अंतिम प्रूफ है। इसकी कॉम्पोजिशन, इसका कोर और इसके छिपे हुए आइसोटोप्स इसके जन्म के फिंगरप्रिंट्स को दिखाते हैं। इसीलिए हर साइज्मिक रीडिंग, हर ग्रेविटी मैप, हर ड्रिल सैंपल मायने रखता है। ये सिर्फ चट्टान के मेजरमेंट्स नहीं हैं, ये पृथ्वी के खोए हुए इतिहास के टुकड़े हैं जो चांद के अंदर सुरक्षित हैं। सिर्फ साइंस ही हमें चांद की गहराइयों में जाने के लिए मोटिवेट नहीं करता, पॉलिटिक्स, एम्बिशन और राइवलरी भी इसमें बराबर का रोल निभाते हैं। अपोलो मिशन सिर्फ जियोलॉजी के बारे में नहीं थे, वे सोवियत यूनियन को चांद पर हराने और यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को साबित करने के बारे में थे। उस लिहाज से चांद के अंदरूनी हिस्सों की पहली जांच को जियोपॉलिटिक्स ने उतना ही फंड किया था जितनी की क्यूरियोसिटी ने। आज हम एक नई लूनर रेस में एंटर कर रहे हैं,
लेकिन इस बार यह सिर्फ झंडे और पैरों के निशान के बारे में नहीं है। ये रिसोर्सेज, टेरिटरी और स्पेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बारे में है। चाइना के चांगे प्रोग्राम ने रोवर्स उतारे हैं, सैंपल्स वापस लाए हैं और 2030 के दशक में एक परमानेंट लूनर बेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। रशिया ने अपने लूना प्रोग्राम को फिर से शुरू किया है, हालांकि मिला जुला सक्सेस मिला है। यूएस ने आर्टेमिस लॉन्च किया है, जिसका मकसद 2020 के आखिर तक इंसानों को चांद पर वापस लाना और एक सस्टेनेबल प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मून विलेज का आइडिया दिया है, जो चांद की सतह पर एक इंटरनेशनल हैबिटेट होगा। और इंडिया अपने चंद्रयान और गगनयान प्रोग्राम्स के साथ एक जरूरी प्लेयर के रूप में उभरा है। इंडिया का 2032 में लूनर साउथ पोल के पास चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग सिर्फ एक साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था कि इंडिया अब प्रिसीजन लूनर एक्सप्लोरेशन में कैपेबल एलीट नेशंस में से एक है। चांद के पोलर रीजन्स की जांच करके इंडिया सीधे उन रिसोर्सेज और छिपे हुए पानी की जांच कर रहा है जो कॉलोनाइजेशन को पॉसिबल बना सकते हैं। साउथ पोल खास तौर से जरूरी है क्योंकि परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में आइस के बड़े भंडार हो सकते हैं, पीने के पानी, ऑक्सीजन और यहां तक कि रॉकेट फ्यूल के लिए रॉ मटेरियल। जो भी इन रिजर्व्सों को कंट्रोल करेगा वह सोलर सिस्टम के गेटवे को कंट्रोल कर सकता है। इस तरह चांद के अंदर क्या है यह जानने की खोज अब सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, यह इन्फ्लुएंस के लिए एक ग्लोबल स्ट्रगल बन रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ पर ऑनियल या रेयर मिनरल्स के लिए स्ट्रगल होते हैं। चांद हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, लेकिन यह स्पेस जियोपॉलिटिक्स का पहला बैटलफील्ड भी हो सकता है।